नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दीपावली से पहले कल अयोध्या में होने जा रहा है दीपोत्सव। कैसी है तैयारी और रामनगरी कितनी सजी है, हर झलक आपको दिखाएंगे। साथ ही वृंदावन के बांके बिहार मंदिर का तहखाना खुलने के बाद क्या खजाना भी निकला, इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। मथुरा के वृंदावन में पोशाक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा वृंदावन में किस तरह एक गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम एक कपड़े का था। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, इस आग को बुझाने का कार्य शुरू किया। हालांकि उससे पहले ही आसपास लोगों की मदद से इस पर पानी की बौछारें की जा रही थी। गोदाम के अंदर बड़े पैमाने पर कपड़ा रखा हुआ था, वो भी इस आग की भेंट चढ़ गया और गोदाम के बाहर ये काले धुएं का गुबार दूर आसमान तक उठते देखा गया। फायर फाइटर्स, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। उधर कानपुर कोर्ट परिसर में एक महिला ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घाटमपुर की रहने वाली महिला नेहा सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्टेनो के पद पर तैनात थी। कूदने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। ये न्यायालय परिषद कानपुर से एक लड़की छठवें मंजिल से जंप करी है और उसकी डेथ हो गई है। यहाँ उसकी जानकारी की गई है। जानकारी करके ये पता लगा ये लड़की का नाम नेहा है, ये घाटमपुर की रहने वाली है और ये सीनियर डिवीजन सिविल जज थे। उनके कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करती थी और क्या वजह है इसकी जंप करने की, इसके लिए हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी उसकी शिनाख्त हो गई, परिवार वाले आ चुके हैं और पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच गई हैं, जिसकी झलक पूरी दुनिया देखेगी। दीपावली के मौके पर रामनगरी रंग बिरंगी रोशनी से नहाई है। दिवाली के मौके पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में अलग ही चमक है। दीपोत्सव से पहले ही पूरी रामनगरी रंग बिरंगी रोशनी में नहाई हुई है। एक साल बाद फिर वो वक्त आ गया है जब अयोध्या में दीपोत्सव का दिव्य उत्सव होने जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। इस बार 9वां दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार का आयोजन पिछले सालों की तुलना में ज्यादा भव्य होगा। दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम की पैड़ी पर दियों की सजावट देखते ही बनती है। शहर के फ्लाईओवर और दीवारों पर रामायण के प्रसंग गढ़े गए हैं। रात के वक्त यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक हो जाता है। राम की पैड़ी पर लेजर शो, ड्रोन शो के साथ साथ वाटर शो भी बेहद खास है। 19 और 20 अक्टूबर को राम के पैड़ी पर भव्य कार्यक्रम होंगे। मुख्य आयोजन 19 अक्टूबर को होगा, जिसमें ग्रीन आतिशबाजी भी शामिल होगी। ड्रोन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीपोत्सव को और भी खास बनाएंगी। रामनगरी के धर्म पथ पर सुंदरकांड की डिजिटल झांकियां आकर्षण के केंद्र में है, जो श्रद्धालुओं को अपनी तरह खींच लेती है। इस बार 1100 ड्रोन आसमान में श्री राम के जीवन पर आधारित प्रसंग पर कलाकृतियां बनाएंगे। की तरफ कुछ सजाई गई है जो रामायण कालीन प्रसंग है, उनके लिए एलईडी चली है और इसके साथ ही भजन के जरिए उसका प्रसारण किया जा रहा है। तमाम जो अलग अलग प्रसंग है, चाहे फिर सुंदरकांड के हो, रामायण के हो, राम भरत मिलाप के हो, ये तमाम प्रसंग इस समय अयोध्या की सड़कों पर सजाए गए हैं, जो अयोध्या की अपनी प्राचीनता को बता रहे हैं। इस बार दीपोत्सव में बहुत सारी चीज़ें खास हो रही है, जिसमें अगर सबसे पहले मैं हमारे जो 2 कीर्तिमान हम लोग स्थापित कर रहे हैं उनके बारे में बताऊं तो सरयू जी की जो आरती है सामूहिक तौर पर 2100 वॉलंटियर से कराई जाएगी और जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर फूलों से सजावट दिख रही है। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने सार्वजनिक कर दिए हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। बिरला धर्मशाला से जो मुख्य द्वार राम मंदिर के प्रवेश के लिए है, उसका नाम रामानंदाचार्य के नाम पे रखा गया हो, जिसको लेकर के आज पहली बार
ये बोर्ड लगाया गया है बाकायदा शुभ दीपावली के साथ। 11 नंबर का द्वार जो भव्य दिव्य बन करके तैयार हो गया है, आज शंकराचार्य जी के नाम से जाना जा रहा है, उस पर भी सज्जा की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में बनने वाला जो द्वार है वो जगद्गुरु रामानुजाचार्य के नाम से जाना जा रहा है, उसकी भी सज्जा हो रही है। दीपोत्सव की तैयारियों पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। जाहिर है दीपोत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इसमें 33 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के मौके पर सुबह से ही कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। दीपोत्सव के जरिए अयोध्या की संस्कृति और परंपरा को फिर से जीवंत किया जा रहा है। अयोध्या से निमीश गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिवाली के मौके पर मिलावटखोरी के धंधे ने जोर पकड़ रखा है। कहीं ऐसा ना हो दीपावली पर आप मिठाई खरीद कर लाएं और वो मिलावट वाली निकले, इसीलिए मिलावट का शिकार होने से बचना है। दिवाली के मौके पर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। दिवाली के सामानों से बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। मिठाई की भी बहुत डिमांड है। दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयों की भरमार है, लेकिन कई जगहों पर मिठाइयों में मिलावट हो रही है, जो आपकी सेहत को खराब कर सकता है। मिठाइयों में मावे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में त्योहार की खुशी कहीं फीकी ना पड़ जाए। जैसे कि बेसन का लड्डू अगर आप देख रहे हैं तो उसका एक नेचुरल कलर हल्का सा ब्राउनिश येलोइश होता है। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा येलो कलर नजर आ रहा है तो वो सही नहीं है। इसके अलावा आप उसको देखिए मिठाई को कि वो कहीं डल या अननेचुरल तो नहीं लग रही है। साथ के साथ आप उसको स्मेल करके भी देख सकते हैं। अगर उसकी स्मेल में आपको लग रहा है थोड़ा सा केमिकल की स्मेल आ रही है या ठीक से स्मेल नहीं आ रही है तो आपको नहीं लेना है। मिलावटी मिठाइयों में केमिकल का इस्तेमाल भी होता है। कई मिठाइयों में तो डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है, जिससे पेट में समस्या हो सकती है। उसका प्राइस अगर बहुत ही ज्यादा कम है, जो एक मार्केट बेस प्राइस होता है, तो वहां पर भी आपको सतर्क रहना है। और साथ के साथ अगर कुछ मिठाइयां आप जो पैकेज्ड ले रहे हैं तो वहां पर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, उसकी शेल्फ लाइफ देखें, उसकी एक्सपायरी डेट देखें और पैकेजिंग ठीक से है कि नहीं, कहीं पैकेजिंग खुला हुआ तो नहीं है। दिवाली के मौके पर आपको स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान देना है। कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। पूरा दिन अगर आपका पार्टी है शाम को या लंच में, जिस भी टाइम पार्टी है, कीप ईटिंग होल डे फाइबर रिच फूड्स। फाइबर रिच फूड्स मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, सैलेड्स, सीड्स, नट्स, जिससे कि आपका प्रोटीन कंटेंट भी ठीक रहेगा। हाई प्रोटीन सैलेड्स ले सकते हैं, लेंटिल सैलेड्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स आपको फाइबर देंगे जो आपको लॉन्ग सटाइटी देंगे। मिठाई के अलावा पनीर की मांग ज्यादा बढ़ने से यहाँ भी मिलावट शुरू हो जाती है, लेकिन आपको सतर्क रहकर मिलावट के खेल से बचना है। दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां ग्रामीणों ने एक नागिन की पीट कर जान ले ली, क्योंकि ग्रामीणों को शक था कि नागिन ने गांव में हमला किया है और आगे भी करेगी। क्या नागिन बदला लेती है? क्या वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों पर हमला करती है? बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में कई फिल्में नाग नागिन पर बनाई जा चुकी हैं, जिसमें नाग की हत्या करने के बाद नागिन उसके कातिलों से एक एक करके इंतकाम लेती थी। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? झांसी के समथर कस्बे में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीण ही नागिन को मारकर बदला लेने का दावा करने लगे। सपेरे ने जिस सांप को पकड़ा हुआ है उसे नागिन बताया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि इसी नागिन ने गांव के 70 साल के एक बुजुर्ग को डस लिया। इसके बाद ग्रामीण आनन फानन में बुजुर्ग को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग किसान भीकमपाल जो 70 साल के थे, वो अपने खेत में काम करने गए थे। अचानक झाड़ियों से नागिन निकली और उनको डस लिया। कुछ गांव वालों ने देखा तो हम लोग पहुंचे तो उधर बोल नहीं पा रहे थे। फिर मोट ले गए मेडिकल। उधर डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित की। बुजुर्ग किसान की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया।
घटना के बाद नागिन की दहशत मच गई। हर जुबान पर नागिन की ही बात थी। बुजुर्ग की मौत के बाद स्थानीय लोग यही कह रहे थे, अब नागिन किसी को नहीं छोड़ेगी, अब नागिन से कौन बचाएगा। अब इसे अंधविश्वास कहें या कुछ और। ग्रामीणों ने अगली सुबह गांव में एक सपेरे को बुलाया। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद झाड़ियों में छुपी नागिन को ढूंढ निकाला। नागिन अपना फन फैलाए हुई थी। सपेरे ने उसे सावधानी से पकड़ा और उसके दांत तोड़कर मटके में बंद कर दिया। तभी वहां पर किसी ग्रामीण ने कहा, अगर नागिन को छोड़ा जाएगा तो वो फिर से गांव में हमला कर देगी। इसके बाद लोगों ने सपेरे से मटका छीन लिया और उसे खेत में लेकर चले गए। वहां ग्रामीणों ने नागिन की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में डर, गुस्सा और अंधविश्वास तीनों हावी दिखे। गुस्से में नागिन की जान चली गई। भारत में नागिन को मारना गैर कानूनी है, क्योंकि कई प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। ऐसा करने पर 3 से 7 साल की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी से अभय श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय वायुसेना ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को पस्त किया था, उसी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को लखनऊ से रवाना किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई, साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। स्वदेशी ब्रह्मोस का दिखेगा दम। नए ब्रह्मोस से दुश्मन होगा पस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के हरी झंडी दिखाते ही भारतीय रक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। लखनऊ में बनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को रवाना किया गया। मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी मारक क्षमता से आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया जिसे वो भुला नहीं सकता। लेकिन अब ब्रह्मोस भारत में बन रही है। इन ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को डीआरडीओ और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दे दी। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी 1-1 इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था। लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस एयरोस्पेस सेंटर में इस मिसाइल के निर्माण का काम इसी साल 11 मई से शुरू हुआ था। ये यूनिट मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एग्जामिनेशन जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ हर साल 100 मिसाइलें तैयार होंगी। केवल 5 महीने में इस यूनिट ने पहली खेप तैयार करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी। इतना ही नहीं, भारत में बनने वाली ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस के साथ डील हुई है। कई दूसरे देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति का दम पूरी दुनिया को दिखा दिया है। ये भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आज उस खजाने की तलाश में तहखाना खोला गया जिसे 160 साल पुराना बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने तहखाना खोलने का फैसला लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच दरवाजों को खोला गया।
बांके बिहारी मंदिर का खुला तहखाना। क्या मंदिर में बड़ा खजाना? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा था, क्योंकि 160 साल का इतिहास लिए ठाकुर जी के खजाने के खुलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। भारी भीड़ की मौजूदगी के बीच प्रशासन की टीम ने बांके बिहारी मंदिर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नामित 4 गोस्वामी की मौजूदगी में उस विशेष कपाट को खोला गया। गर्भगृह के करीब इस दरवाजे को खोलने की लंबे समय से मांग हो रही थी। दोपहर करीब 1 बजे दरवाजे का खुलने का समय तय किया गया था। दीप प्रज्वलित और मंत्रोच्चारण के बीच 1:30 बजे दरवाजा खोलने का काम शुरू किया गया। कुछ देर काम रुकने के बाद दूसरे दरवाजे को भी खोला गया। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भगवान बांके बिहारी के खजाने का जो काम था, खोलने का जो काम शुरू किया गया था, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो टीम जो लगी हुई तो उसको काफी सफलता हाथ लग गया। अगर हम बात करें तो टीम ने सबसे पहले जो मेन दरवाजा था उसमें जो ताला लगे हुए थे उन 2 तालों को कटरों के माध्यम से काटा और उसके बाद जो टीम थी उसने अंदर प्रवेश किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो टीम थी वो दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाई थी, लेकिन 4:30 बजे के करीब आसपास जो है टीम को सफलता मिली और टीम ने जो है जो दूसरा दरवाजा था उस दरवाजे को भी खोल लिया है। लिहाजा कमरे के अंदर जो था कि जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर से जिस चीज को देखा उन्होंने बताया कि कुछ सामान मिला है। टीम के द्वारा उस सामान की गिनती की जा रही है। बांके बिहारी जी का आज जो तोषखाना खुलने का कमेटी के द्वारा आदेश हुआ था, वो कमेटी के सभी जो हमारे सेवायत हैं, सभी अधिकारी हैं जो अधिकृत हैं, उनकी उपस्थिति में खोला गया है। और खोलने के बाद जो बेसमेंट में जो तहखाने की जो बात की जा रही है उसमें जाने का रास्ता उसमें देखा गया है। अभी जो चीज़ें उसमें मिली हैं उसको जो हमारी टीमें हैं वो चार्टर्ड अकाउंट की जो टीम है उसको काउंट कर रही है और इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने 29 सितंबर को यह खजाना खोलने का निर्णय लिया था। इसके बाद कमेटी के सचिव और मथुरा के डीएम इसे खोलने का आदेश जारी किया था। धीरे-धीरे जाएंगे। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि तहखाने में सोना, चांदी, हीरे, रत्न और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं रखी हो सकती हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और हर सामान का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इस दौरान नामित गोस्वामी की दूसरे गोस्वामियों से बहस होने की बात भी सामने आई। ये कोठरियां जो बंद कराई है, क्या उसमें सोना है? आप यहाँ पर जो है व्यक्तिगत दुश्मनियां निकाल रहे हैं। आपने लोगों को बरगला दिया, इसमें कुछ नहीं निकला है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विषैली गैस होने की आशंका के चलते वहां नीम की पत्तियां भी रखी गई। मेडिकल टीम एहतियात के तौर पर अलर्ट पर है। धनतेरस के मौके पर बांके बिहारी मंदिर, जिसमें खजाना होने का दावा है, उसे 54 साल बाद खोला गया। इससे पहले साल 1971 में भगवान बांके बिहारी का खजाना खुला था। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि इस खजाने में क्या है, इसकी मौजूदा कीमत कितनी होगी। बांके बिहारी का जो खजाने का गिनती का जो सिलसिला है, किस किस तरीके से क्या क्या माल मिला है, उसकी सूची तैयार होगी। उस सब की जानकारी भी हाई पावर कमेटी के द्वारा दी जाएगी। साथ ही अब बांके बिहारी के खजाने का काम आगे कब होगा यह भी हाई पावर कमेटी को तय करना है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।